बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज एमसीक्यूज़, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बेटा जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफ़ा जो आपकी न्यू बुक है इसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ भी हैं। तो 70% जो आपका पेपर होता है बेटा वो आपका एक्सरसाइज से बनता है। तो इस दफ़ा ये लाजमी सी बात है कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उनमें ये एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ भी एग्ज़ाम में वो ऐड करेंगे, पेपर में इन्हें डालेंगे, तो ये लाजमी आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूँ समझें कि फ्री के मार्क्स हैं जिन्हें आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो तवज्जो से बात को सुनना है, समझना है। इनसे रिलेटेड बेटा कोई एमसीक्यूज़ अगर पेपर में आ जाता है तो वो भी आप ताकि सॉल्व कर सकें। मैंने सबका डिटेल सोल्यूशन जो है वो इस फाइल में अटैच कर दिया है। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा 3.1, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड एंड अ आवर हैंड ऑफ वॉच इज़। भाई सबसे पहले तो ये घड़ी बेटा आपको एक नज़र आ रही है, ये एक एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, इसमें बेटा ये जो ग्रीन कलर की आपके पास निडल है, सुई है, ये एच है आवर हैंड, जो हमें घंटों के बारे में बताती है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता है ना, ये घंटों वाली जो सुई है ये अपना एक चक्कर, अब ये मैं आपसे पूछूं कि कितने घंटे बाद ये दोबारा घूम के 3 पे आएगी, तो आप कहेंगे सर ये 12 घंटों बाद घूम के कहाँ आएगी 3 पर। इसी तरह बेटा ये जो रेड वाली निडल है, सुई है, ये आपके पास कौन सी है? MH, मिनट हैंड। अब मिनट हैंड जो है ये इस वक्त 12 पर है। मैं आपसे पूछूं कि ये दोबारा घूम के 12 पर कब आएगी, तो आप कहेंगे सर ये 1 घंटे बाद जो है यहाँ से आ जाएगी यहाँ। ठीक है, क्योंकि 12 से 1 जाएगी 5 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, 15 मिनट, ऐसे 100 तो 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। सही, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात, ये निडल्स बेटा एनालॉग क्लॉक में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं। तो जो सर्कुलर हमारे पास 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। थीटा कितना होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये 3 है, 3 पर घूम के 3 पर आएगी तो ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी, वो 2 पाई रेडियन में होता है। ये 2 बातें आपने नोट करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रेशियो किसकी पूछी गई है? एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू आवर हैंड। सबसे पहले तो देखें कि आपके पास एंगुलर स्पीड क्या होती है। एंगुलर स्पीड बेटा ओमेगा होती है, जिसको हम लिखते हैं θ/t, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ रीज़न की तरफ चलें। ओमेगा MH यानी कि आपके पास मिनट हैंड डिवाइडेड बाय ओमेगा आवर हैंड। ठीक है, θ/t डिवाइडेड बाय θ/t। भाई थीटा तो दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सुइयाँ जो हैं ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेंगी और वो 2 पाई रेडियन है। तो थीटा इधर भी 2 पाई रेडियन और नीचे भी थीटा 2 पाई रेडियन। फ़र्क कहाँ आएगा? टाइम में। मिनट हैंड जो है ये 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगी, यानी कि 1 घंटे में, तो टाइम की जगह 1 आवर लिख देंगे। और जो बेटा आवर हैंड है, घंटों वाली जो सुई है, ये आपको पता है 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो यहाँ हम 12 आवर लिख देंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो हमारे पास है मिनट हैंड टू आवर हैंड इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड, वो आ जाएगी 1/1 डिवाइडेड बाय 1/12। अब यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि बेटा ये डिनोमिनेटर में लिखा है 1, ये भी डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में शामिल हो जाएगा। आपको पता है ना 1/1, और नीचे अगर कोई लिखा हुआ 1/12 तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12/1 से, तो वो 12/1 बन जाएगा, यानी कि 12/1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12/1। ठीक है, और अगर यहाँ होती आपके पास रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड टू मिनट हैंड, तो फिर बेटा इसका आंसर होता है C 1/12। बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो मिनट हैंड टू आवर हैंड, तो आप डेल्टा मार्क कर लें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 12/1। ठीक है, तो ऐसे तवज्जो से MCQs को सुनना है। आप समझ लेंगे तो बस फिर कोई मसला नहीं है, फिर जैसा मर्जी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। फिर 3.2 है जी, अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड। बेटा एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। ऑप्शन ए है हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। नो जी, आपने देखा है कि जब बॉडी जो है आपके पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो
टेंजेंट टू दैट पॉइंट होती है। यहाँ अपवर्ड है, इधर देखें तो टूवर्ड्स लेफ्ट है, इधर बॉटम की तरफ है, इधर राइट वर्ड है, तो डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, अलबत्ता स्पीड कांस्टेंट होती है, वो यहाँ है नहीं ऑप्शन। सी है इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जब बॉडी सर्कल में मूव करिए तो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन लगती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो इनवर्ड होती है अलॉन्ग रेडियस। ठीक है। डी है हैज़ एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, भाई अभी मैंने बताया कि सेंटर सीकिंग है तो टुवर्ड सेंटर डायरेक्शन होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ए सी डी तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है बी बीटा, तो मार्क कर लें बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हैज़ एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल के जो उसका रेडियस है उसके अलॉन्ग इनवर्ड यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन का है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ए सी से लिखते हैं जो कि होती है हमारे पास बेटा वी स्क्वायर ओवर आर, क्या होती है वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर ये m नहीं आएगा, m को आप कट कर दें, रीज़न ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, तो ये तो AC है ना, तो ये v स्क्वायर ओवर r फार्मूला होता है और ये इनवर्ड रेडियल है। ठीक है, m नहीं आएगा यहाँ पर। फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट 3.3, अ स्टोन एट द एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक बच्चा है जिसके हाथ में एक डोरी है, ठीक है जी, उसने उस डोरी के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ है बेटा, और वो उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन इज, भाई टेंशन मिनिमम होगी एट द टॉप ऑफ द सर्कल। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों, पहले तो मार्क कर लें अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भाई बेटा याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये तमाम फोर्सेस जो सर्कुलर मोशन में लग रही हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब इस केस में दो फोर्सेस हैं बेटा, एक वेट की और एक टेंशन की। अगर मैं स्टोन की पोजीशन देखूं टॉप पर, तो टॉप पर बेटा वेट भी डाउनवर्ड है, टेंशन भी डाउनवर्ड है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहाँ होती है हमारे पास, टुवर्ड्स द सेंटर। इस वक्त वेट भी डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर बन रहा है, टेंशन भी टुवर्ड्स द सेंटर बन रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब कि वेट और टेंशन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कब है, एट टॉप ऑफ द सर्कल। तो टेंशन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये W इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वेट। ठीक है, तो टेंशन आ जाएगी मेरे पास mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स में से वेट माइनस करके टेंशन आ रही है, तो टेंशन मिनिमम होती है टॉप पर और मैक्सिमम होती है बेटा बॉटम पर। अब बॉटम पर क्यों मैक्सिमम है, जब बॉडी बॉटम पर होगी तो ड्यू टू ग्रेविटी उसका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड mg, बट जो बेटा उसके ऊपर टेंशन लग रही है वो कहाँ होगी, अपवर्ड। अब जो आपके पास वेट और टेंशन है ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं डोमिनेट देखूँ तो टेंशन है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, टूट तो नहीं रहा, नीचे तो नहीं गिर रहा, तो मैं लिखूँगा टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, कब, बॉटम में। ठीक है, तो टेंशन माइनस वेट है तो वेट उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो बनेगा टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। तो ये लिखा हुआ है छोटा सा T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। तो बॉटम पे बेटा टेंशन मैक्सिमम होगी, टॉप पे क्या होगी आपके पास, टेंशन मिनिमम होगी। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर उसने मिनिमम पूछी है तो टॉप ऑफ द सर्कल आप मार्क कर लेंगे। फिर हमारे पास है जी 3.4, एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज़। भाई हमने ये पढ़ा था कि रोटेटिंग रिजिड बॉडी में जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये बेटा कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, एक तो हम इनकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्ट थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ दीज एंगुलर पैरामीटर्स। ऐसा ही है ना, बट ये है अगर हम कहें सेम लीनियर वेलोसिटी, ये भी नहीं है, सेम लीनियर एक्सेलरेशन ये भी नहीं है, सेम लीनियर डिस्टेंस ये भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है ये तीन क्यों नहीं है। तो पहले तो ज़रा इस डायग्राम की तरफ चलें बेटा। ये एक रिजिड बॉडी है जो अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट स्पिन। इस पर दो पॉइंट है, एक रेड पॉइंट है, ग्रीन पॉइंट है। रेड पॉइंट ए है, ग्रीन पॉइंट हमारे पास बी है। रिजिड बॉडी की ये पहचान है कि अगर बॉडी रोटेट भी करे तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान सेपरेशन कम या ज़्यादा नहीं होती है, फिक्स रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये ए पॉइंट जो है यहाँ से चल के ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करके यहाँ कब वापस आएगा,
तो आप कहेंगे सर आप सिंपली जो है इसका चेक कर लें कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक चल के कितने टाइम में आएगा, भाई जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको लगेगा। रीज़न ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास ए पॉइंट का और बी पॉइंट का वो तो बराबर है, तो जितना टाइम टी ए को लगेगा उतना ही टाइम टी बी को लगेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ओमेगा ए और ओमेगा बी बराबर है। रीज़न ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ए पॉइंट का है और बी पॉइंट का है वो बराबर है। जब ये बॉडी रोटेट करके इस पॉइंट पर आएगी तो ये वाला पॉइंट दोबारा घूम के यहाँ आ जाएगा, बी भी दोबारा घूम के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक ही क्या है ये लाइन पर है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा सेम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीनियर वेलोसिटी सेम क्यों नहीं होगी। भाई ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर से ए पॉइंट तक का फासला होगा आर ए, ठीक है, और सेंटर से बी पॉइंट तक का फासला होगा आर बी। अब मैं आपसे पूछूं ए पॉइंट ज़्यादा सेंटर के करीब है बी, तो आप कहेंगे ए का रेडियस कम है, बी का रेडियस ज़्यादा है, तो मैंने लिखा है आर बी ग्रेटर देन आर ए। अब भाई आर बी ग्रेटर देन आर ए है ना, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं आर बी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास वी बी आ जाएगा, और अगर मैं आर ए की वैल्यू पुट करता हूँ तो वी ए आ जाएगा। अब रेडियस किसका ज़्यादा है, बी पॉइंट का, तो वी बी ग्रेटर होगा वी ए से। तो जो पॉइंट जो है वो फार अवे होगा फ्रॉम द सेंटर, उसका रेडियस ज़्यादा होने की वजह से उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो सर्कल के करीब होगा पॉइंट, ठीक है, या सेंटर ऑफ सर्कल के करीब पॉइंट होगा, उसकी बेटा आपके पास लीनियर वेलोसिटी कम होगी, और जो दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जबकि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सेम रहेगा रिजिड बॉडी के केस में। याद रखिएगा ये पॉइंट्स। फिर आपके पास है जी 3.5, द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज कॉल्ड। बेटा डेफिनेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फॉग ड्रॉपलेट और वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है। आर्टिफिशियल वेलोसिटी भी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, थीटा ओवर टी ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बनता है बीटा बी। तो बी ऑप्शन है जी हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है जी, जब हम किसी बेटा सैटेलाइट को रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में भेजते हैं तो वो ऑर्बिट करना शुरू हो जाती है, तो जो मिनिमम वेलोसिटी ऑर्बिट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसका बेटा रिलेशन होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। और अर्थ के लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी पेपर में MCQ आ सकता है। फिर आपके पास है जी 3.6, एंड एस्ट्रोनॉट्स इन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ लार्ज कैप्सूल। भाई एक एस्ट्रोनॉट है जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, लार्ज कैप्सूल मीन के वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। देन ए ऑप्शन है ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। यस, वो इस वक्त वेटलेसनेस में, उसका पेरेंट वेट 0 है। ही इज़ फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ। यस, क्यों, क्योंकि बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, तो इस पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है वेटलेसनेस की कंडीशन में। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। सी है अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। अब यहाँ पर बॉल तो नहीं है इस पिक्चर में, मैंने दिखाया आपको कुछ फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे, आप इन्हें ही बॉल कंसीडर कर लें। तो जब इनको किसी एंगल से थ्रो किया जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, यहाँ पर एक तरह की आप यूँ समझ लें स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटली लीनियर मोशन है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही, ये इस वक्त जो है फ्रीली फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहे हैं। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो इसका मतलब है डी बेटा ऑल ऑफ द अबव, मार्क कर लें। फिर हमारे पास है जी 3.7, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 2 सेकेंड। बेटा कोई ऑब्जेक्ट है जो यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है
और वो 10 चक्कर घूमता है 2 सेकंड में। 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने? 2 सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? पहली बात तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड होता क्या है? रेवोल्यूशन पर सेकंड बेटा हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? अब है इट्स पीरियड इज़ 2 सेकंड, तो पीरियड का तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा, ए भी नहीं है। इट्स पीरियड इज़ 20 सेकंड, बी भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी या डी में से है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकंड, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। तो थीटा ओवर टी, तो बेटा कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं? 10 रेवोल्यूशन। कितने टाइम में हो रहे हैं? 2 सेकंड में। तो 2 1 2 2 5 10, तो 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, या आप कह सकते हैं 5 हर्ट्स। तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्स। तो 40 द करेक्ट ऑप्शन, सी आप मार्क कर लें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 3.8, अ मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा आपने पढ़ा था ना कि जब कोई बॉडी जो है किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होती है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, Gm/r², यानी कि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम आपके पास मास ऑफ अर्थ और प्लैनेट, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, और आर जो है वो रेडियस आपके पास होता है, बराबर होता है mv²/r के। और यहाँ से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था, v = √G कैपिटल M ओवर स्मॉल r। ठीक है, तो जीरो एट द पोल नहीं, जीरो नहीं होती। बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून नहीं, ये भी नहीं है। नॉन इफेक्टिव ड्यू टू सम पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ द सैटेलाइट, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, सी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, मार्क कर लें। फिर आपके पास है जी स्टेटमेंट एमसीक्यूज की 3.9, बोतल सोडा वाटर इज ग्रैब्ड फ्रॉम द नेक एंड स्विंग briskly in a vertical circle near which portion of the bottle do the bubbles collect? भाई बबल्स कलेक्ट होंगे नियर द नेक ऑफ द बोतल। रीज़न क्या है? अब आप एक सोडा बोतल लें, फॉर एग्जांपल लेमन सोडा की बोतल है आपके पास, आपने उसको रस्सी से बांध दिया उसके ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, अब आप उसको एक वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। जब बेटा आप उसको घुमाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है सर्कल में, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर सीकिंग फोर्स है। तो वो चाहेगी कि जब सोडा को हिलाएंगे तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, उसमें बबल्स बनेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन बबल्स को टुवर्ड्स द सेंटर लेकर आएगी। इस पॉइंट पर देखें तो टुवर्ड्स द सेंटर ये भी बनता है, यहाँ पर देखें तो टुवर्ड्स द सेंटर ये बनता है। ठीक है, तो बोतल नेक एक्ट एज ए सेंटर ऑफ सर्कल, तो इस वजह से जितने भी बबल्स हैं वो सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? बोतल नेक पर, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो नियर द बॉटम भी नहीं है, इन द मिडल ऑफ द बोतल भी नहीं है, बबल रिमेन डिस्टर्ब थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ बोतल, ये भी नहीं हो सकता। तो डी करेक्ट है, डेल्टा नियर द नेक ऑफ द बोतल। फिर बेटा लास्ट एमसीक्यूज है 3.10, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मैस ऑफ बॉडी पर और मैस डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसा कि आपको रिजिड बॉडी दिखाई गई है, अब ये आपके पास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पॉइंट ओ। अब जो मैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, एक उसका फ्रेगमेंट पीस है m1, एक है m2, एक है इसी तरह m3, एक है m4। m1 की जो आपके पास पोजीशन है, आप कह सकते हैं फासला रेडियस, वो r1 है, m2 का r2 है, इसी तरह m3 का r3 है, इसका m4 का r4 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मैस पर डिपेंड करता है कि कितना मैस है हो रिजिड बॉडी का, और दूसरा ये जो आर आई है, ये इसके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो उनसे कितने कितने फासले पर है। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन फॉर्म में पढ़ा था, समेशन I1 to n mi/r², और इसकी डेफिनेशन ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये मैस ऑफ बॉडी और डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस करता है, वॉल्यूम पर नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पर भी नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम पर भी नहीं करता। तो ए इज़ द अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मार्क कर लेंगे। थैंक यू बेटा, आपने इस लेक्चर को तवज्जो से सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।